तो आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16 का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ग्रुप नंबर 16 की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के एनामोलस बिहेवियर की, कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर इस ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर रखा हुआ है, वो जब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, तो हो सकता है कि उन सभी में ऑक्सीजन का जो बिहेव है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, वो किस वजह से होगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका साइज स्मॉल है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की, अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से इसका साइज सबसे छोटा है तभी ये ऊपर रखा है। आपको पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर साइज जो होता है वो रेगुलर बढ़ जाता है क्योंकि रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो साइज भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। हो सकता है कि जब ये हाइड्राइड्स बनाए तो कुछ और प्रॉपर्टीज शो करे, क्योंकि अपने ग्रुप के मेंबर्स से थोड़ा हट के प्रॉपर्टीज शो करे। क्यों करेगा? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। क्लियर? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल की वजह से ये कोवेलेंसी 4 तक शो कर सकता है ऑक्सीजन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम हाइड्राइड्स देखेंगे। हमने हाइड्राइड्स में जनरल फॉर्मूला देखा कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं H2E के फॉर्म में। E फॉर एलिमेंट है यहाँ पर। तो जो हाइड्राइड्स बनेंगे, ऑक्सीजन बनाएगा H2O, सल्फर बनाएगा H2S, सेलेनियम बनाएगा H2Se, टेल्यूरियम बनाएगा H2Te एंड पोलोनियम बनाएगा H2PO। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अब हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे हम बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले हाइड्राइड की जो हम प्रॉपर्टीज लेंगे दैट इज द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्या होती है वो? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और H2PO की तो हम बात यहाँ पर कम कर रहे हैं क्योंकि वो तो एक रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम तो हमारी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 85 के बाद के मोस्टली जो एलिमेंट है डेट आर द रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कॉमनली टेल्यूरियम तक ही कर रहे हैं बच्चों। तो अगर H2O की बात करें तो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और जो हमारा H2Te है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों होगी? आपको पता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी भी घटती चली जाती है। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से यहाँ पर। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्राइड्स की, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की, तो वो रेगुलर डिक्रीज होती चली जाती है क्योंकि जो जब साइज बढ़ता है तो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है, तो ना उसको इजी हो जाता है। जबकि H2O में क्या है, जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा एसिडिक कैरेक्टर की बात करें हम, सेकंड प्रॉपर्टी अब लेके चलेंगे हाइड्राइड्स की हम, एसिडिक कैरेक्टर। अब बताइए मुझे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? टेल मी व्हाट इज द एसिडिक कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? मैम जो बहुत जल्दी H आयन दे दे। बिल्कुल सही है। तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में जाने पर, हाइड्राइड्स में नीचे जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैम इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होगा? रीजन आपको पता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा H+ आयन भी वो लूज इजिली करते चले जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है ग्रुप में
ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज होता है और वो जल्दी से डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अपना H+ आयन दे देते हैं। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है कि जो जितनी जल्दी अपना H+ आयन डिसोशिएट के थ्रू दे देगा हमको, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्लियर। हम बात करें अभी हाइड्राइड्स की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो कैसे टूटेगा ये? कॉमन अगर हम H2O की बात करें एक्वस सॉल्यूशन में तो कैसे टूटेगा? H+ OH नेगेटिव, है ना? टूट जाएगा ना ऐसे ही, बताने की जरूरत तो नहीं। रिड्यूसिंग पावर नेचर की बात करें, द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि ये जो ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स हैं ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन आप याद रखिए तो आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे पी ब्लॉक। ठीक है बेटे, तो रिड्यूसिंग नेचर की बात कर रहे हैं तो खाली हाइड्रोजन को H2O को आप छोड़ दीजिए, बाकी ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट। All hydrides of the group number 16 are the powerful reducing agent. H2O नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? जो रिड्यूसिंग हम एजेंट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कर पाए इजीली। जो एलिमेंट, जो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। यू नो, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H2O जो है वो उतनी जल्दी से ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं कर पाएगा और बाकी ऑल अदर सभी एलिमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सारे हाइड्राइड्स जो हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो आई थिंक आप बता ही सकते हैं सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाटर। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है बाकी सबसे अलग। तो इसलिए बिकॉज इसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं जो अदर एलिमेंट के पास नहीं है। बाकी अब क्लियर हो रहा है ना कि आपने कहा, मैंने कहा बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपने बताया ना एकदम से कि मैम हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो इस केस में भी यूनिक प्रॉपर्टी ही शो हो रही है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसको तोड़ पाना थोड़ा सा हार्ड होगा, जिसकी वजह से ना तो ये खुलकर ऑक्सीडेशन ही कर पा रहा है और ना ही ये खुल के ब्रेक हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर बेटा? लेकिन आप देख पाएंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है वैसे वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो हो सकता है H2TE का भी ज्यादा हो जाए रैंडमली। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब हम बात करेंगे इस पे डिक्रीज होगा ना। हाँ, पहले बॉइलिंग पॉइंट H2O के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पर तो हायर हो गया, सबसे ज्यादा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बाकी जब हम ग्रुप में जाएंगे तो H2O से H2S का, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फ्रॉम H2S to H2TE। देखिए, अगर इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ तक बढ़ते हैं तो इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। कई फैक्टर वहां पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे तो बॉन्डिंग है, इसका तो हाईएस्ट हो गया, लेकिन अगर ग्रुप में हम ऐसे जाते हैं तो इसका ज्यादा होगा ना। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे पीओ की तो, लेकिन H2TE का ज्यादा होगा ना। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि TE का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो लॉन्ग चेन है। आपको पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर
जो हमारा एटम है या पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कल भी मैंने आपको बात बताई थी ये कि अगर चेन बढ़ती है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, आप हीटिंग तो उसको एक जगह से ही करोगे ना, तो इसको यहाँ तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ना हीट को। यही रीजन है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे बॉइलिंग पॉइंट के केस में। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दोबारा बताऊं? बताओ मैम एक बार इसका ऑर्डर बता दीजिए बॉइलिंग पॉइंट का। देखो, सबसे ज्यादा तो H2O का हो गया, ठीक है, फिर डिक्रीज हो फिर H2S का थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा H2O से, लेकिन फिर H2S से सीधा H2TE तक ग्रेजुअली इंक्रीज होगा because of the increased molecular mass and increased van der Waals forces between the atoms. क्लियर? तो केवल और केवल सबसे जो यहाँ पर इसकी अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हाईएस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद रेगुलरली बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि घटेगा। फिर ऐसा हमें लगता है ना कि ऊपर जो बैठा है वो हाईएस्ट है तो फिर रेगुलर डिक्रीज ही होगा, नहीं, वहाँ रेगुलर भी इंक्रीज ही होगा। हाईएस्ट सबसे ज्यादा, अगर हमें सारे ग्रुप की बात करें बॉइलिंग पॉइंट की हाइड्राइड्स की, तो सबसे ज्यादा H2O का होगा, लेकिन ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर बढ़ता है। अगली बात समझ में? जो मैं कहना चाह रही हूँ वो क्लियर हुआ बेटा? कि अगर हम ग्रुप में हाइड्राइड के केस में नीचे जाते हैं तो ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नीचे, तो नीचे जाने पर क्योंकि मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट जो होगा वो H2O का होगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो क्लियर हो गया? चारों प्रॉपर्टीज एकदम, हाइड्राइड की 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। तो हम ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो बच्चा बताइए ऑक्साइड्स किस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेंगे? बताइए, ऑक्साइड्स जो बनेंगे वो EO2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेंगे या ऑक्साइड आप कॉमनली बनाएंगे तो वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बनेंगे हमको कितने बनेंगे? या तो EO2 बनेगा या EO3 बनेगा, 2 टाइप्स के बनेंगे। मैम EO भी तो बन सकता है, CO जैसे। EO कहाँ बनेगा बेटा? बताओ। E4 एलिमेंट है ना? अब यहाँ पर हम एलिमेंट कौन सा लेके चल रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के केस में क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीजन SO2 बन जाएगा, TO2 बन जाएगा, ये तो बनेगा। मोनोऑक्साइड है ना वो? मोनोऑक्साइड, जैसे अगर हम यहाँ ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं तो वो तो O3 बन जाएगा, अगर हम सल्फर लेके चल रहे हैं तो वो SO2 बन जाएगा, अगर हम Fe लेकर चल रहे हैं तो वो SeO2 बन जाएगा, अगर Te लेके चल रहे हैं तो TeO2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेके चलेंगे O, तो O4 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं कॉमनली, हम बात जो कर रहे हैं वो ऑक्साइड के केस में वो अदर एलिमेंट्स की कर रहे हैं। तो SO3 बन जाएगा और बेटा वो SeO3 बन जाएगा। अगर बात समझ में? ऑक्सीजन को तो आप वहां पर ऐड नहीं कर सकते ना। आई मेरी बात समझ में? तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है डाइऑक्साइड्स की, डिक्रीज फ्रॉम SO2 टू PeO2। पोलोनियम को भी मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पर क्योंकि जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव है। मैं अगेन और अगेन आपसे बात कर रही हूँ ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम बात करें 2 टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म दैट द फॉर्मूला, पेरेंटल फॉर्मूला विल बी EO2 एंड EO3। और यहाँ पर जो E है वो है एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ मैं, वो SO2 से लेकर TeO2 तक रेगुलरली डिक्रीज हो जाती है।
और अगर TeO2 की बात करें कॉमनली, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा कॉमनली, ठीक है। और अगर हम इनकी नेचर की बात करें, दोनों टाइप्स के ऑक्साइड्स की नेचर की बात करें, तो ये ज्यादातर एसिडिक होते हैं नेचर में। तो बस आपको दो ही प्रॉपर्टीज इन ऑक्साइड्स की करनी है, फर्स्ट इज रिड्यूसिंग कैपेसिटी एंड सेकंड इज नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। बाकी अब हम जो ऑक्सो एसिड्स हैं और जो हैलाइड्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम आ जाएंगे अब इसके कंपाउंड्स पे ऑक्सीजन।